हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। आई होप आप एंड आपकी फैमिली में सब लोग हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो टुडे आई एम बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आई वाज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल जिसमें इट वाज सजेस्टेड कि हमारा जो सन है विच इज़ द सोर्स ऑफ अवर पावर, इट इज़ गोइंग इनटू हाइबरनेशन। यू नो हाइबरनेशन क्या होता है कि जैसे कि जो पोलर बेयर होता है वो विंटर्स के टाइम में, जब एक्सट्रीमली विंटर होता है तब वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब एक पॉज पीरियड के अंदर चले जाते हैं। तो दे आर सेइंग कि सन माइट ऑल्सो गो इनटू हाइबरनेशन। क्या है, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? पहली तो बात हमको ये समझना ज़रूरी है कि वाई इट इज़ हैपनिंग। एंड इसमें जो हैपनिंग है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सन स्पॉट्स। यस, सन ऑल्सो हैज स्पॉट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि हेलियो इवेंट है। हेलियो इवेंट मतलब जो सन में या सन के द्वारा जो होता है, हेलियो इवेंट है। दिस हैज़ एन इम्पैक्ट टिल अवर अर्थ ऑल्सो। हमारे जो अरोराज दिखाई देते हैं, सैटेलाइट पे कैसे इम्पैक्ट होता है। आई टेल यू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द सन स्पॉट्स ऑल्सो। जस्ट स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो देखो, पहले ना एक बार समझो कि व्हाट इज़ इनसाइड द सन। ओनली देन इट वुड बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सबसे सेंटर के अंदर ये जो दिख रहा है आपको सेंटर पोर्शन, इस सेंटर पोर्शन के अंदर इसको बोलते हैं सोलर कोर। ये सोलर कोर अर्थ से लगभग 27 गुना ज़्यादा बड़ी होती है और इसका जो टेम्परेचर है एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। यहाँ पे फ्यूजन होता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन हीलियम के साथ फ्यूज़ होता है तो हैवी टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनर्जी रिलीज होती है। इसके जस्ट बाहर है ये वाला जो दिख रहा है जोन आपको, ये होता है रेडिएटिव जोन। ये रेडिएटिव जोन लगभग 70% ऑफ सोलर रेडियस, सन का जो रेडियस है वहाँ तक एक्सटेंड होता है। यहाँ से हीट कंडक्शन एंड डिफ्यूजन के थ्रू जो हीट है वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर आते हैं। ये रेड वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, इस रेड वाले एरिया को हम बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन जैसे सरफेस पे पहुंच चुका है, अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको रेड वाला एरिया जस्ट ऑन दी सरफेस, इसके जस्ट ऊपर फोटोस्फेयर है। तो यहाँ पे जो सोलर प्लाज्मा डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो मटेरियल है यहाँ पे, मटेरियल बहुत ही यार टेम्परेचर इतना हाई होता है ना कि सॉलिड तो कुछ रहता ही नहीं है, तो सारा एकदम ऐसे फ्लूइड लिक्विड में कन्वेक्शन करंट में यहाँ पे फ्लो होता है। फिर हम यहाँ पे सरफेस पे आ गए। ये वाली जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये सरफेस है। सरफेस में सबसे पहले ये जो पहली सरफेस दिखती है आपको, इसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर वो होता है जहाँ पे सन का विजिबल सरफेस है। ये जब हम सर्च करते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं, तो सन की जो सबसे पहली सरफेस हमको दिखाई देती है, दैट इज़ द फोटोस्फेयर। नाउ यहाँ पे कन्वेक्शन सेल्स होती हैं जहाँ पे अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। नाउ इस कन्वेक्शन को मैं आपको सी फ्लोर स्प्रेड हेरीहेस की कन्वेक्शन थ्योरी से नहीं रिलेट करूँगी, बट कन्वेक्शन इज समथिंग लाइक दिस कि जिसमें करंट का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है। और इसी की वजह से अगर आप सन का कभी इमेज देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, तो वो एकदम ग्रैनुअल दिखाई देता है। जैसे मेरे पास एक इमेज है, रुको मैं दिखाती हूँ। ये दिख रही है आपको ग्रैनुअल इमेज। ग्रैनुअल मतलब जैसे दाने दाने से दिख रहे हैं। ये दाने दाने से जो है ना, ये आपको फोटोस्फेयर पे दिखाई देती है, फोटोस्फेयर पे दिखाई देता है। फोटोस्फेयर पे ही हमारे सन स्पॉट्स होते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये सन स्पॉट्स क्या होते हैं, इसमें बहुत इंटेंस बात करेंगे, आज हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझो कि ये जो सन स्पॉट्स आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे सन पे पिंपल हो गया हो, तो ये सन पे पिंपल या सन स्पॉट जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये इनका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है इसकी सराउंडिंग टेम्परेचर से। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन न को, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे ना, तो जैसे आप कोयला देखो, कोयला में एक होती है कोयले की सरफेस, और अगर कोयला जल रहा है तो उस कोयले में बाहर की तरफ ऐसे आग धधकती हुई हमको दिखती है कि उसमें से हीट वेव्स निकल रही है। बिल्कुल वैसे ही धधकती आग में से हमको यहाँ पे क्रोमोस्फेयर होता है। ये क्रोमोस्फेयर जो है ये सन के फोटोस्फेयर के ऊपर जस्ट ऊपर एक लेयर होता है जो लगभग 3000 से 5000 किलोमीटर। ये सन बहुत बड़ा है। हमारी अगर आप देखो कैलकुलेशन में तो 6500 में तो हमारा रेडियस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्रोमोस्फेयर जो है वो फोटोस्फेयर से 3000 से 5000 के डिस्टेंस पे, क्योंकि सन इज़ ह्यूज। हमारा अर्थ जो है, मैं आपको बताऊंगी अभी कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपको 3000 से 5000 ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है सन के रिस्पेक्टिव में। दिस इज़ अ वेरी थिन लेयर, और ये थोड़ा डीप पिंकिश कलर का होता है। और ये आपको जैसे टोटल अगर सोलर इक्लिप्स होता है ना, तो उसमें हमको दिखाई देता है।
उसके बाद में ये जो बाहर दिखाई दे रहा होगा आपको कि बाहर कुछ निकल रहा है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये आता है, इसको बोलते हैं प्रोमिनेंस। यहाँ पे हॉट प्लाज्मा जो होता है फोटोस्फीयर से, वो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जनरली हम फोर्थ स्टेट ऑफ उसको मैटर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मा जो सन का मटीरियल है वो यहाँ से रेडिएट होता है, इमिट होता है, और वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन द स्पेस के अंदर वो एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद दो यहाँ पे डॉट आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला जो है ये होता है कोरोनल होल। कोरोनल होल होता है जब सन का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसका स्पार्स एरिया, मतलब ऐसा समझो कि कोरोना के ऊपर वाला एरिया जहाँ पे गर्मी लग रही है, जैसे आप मान लो कि आप आग जला के कोयला जला के बैठे हो, तो आप एकदम थोड़ा दूर बैठे हो कि आपको तपन महसूस हो रही है लेकिन आपकी बॉडी जल नहीं रही है, तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसके बाद में ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे कोरोनल स्टीमर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्राइट मैग्नेटिक लूप्स होते हैं ना वो एकदम ऐसे स्टीमर की तरह बाहर निकलते हैं। अभी इसको, ये पूरा सन का इंटीरियर है, इस तरीके से सन का इंटीरियर होता है। जस्ट हैव अ लुक, सबसे अंदर में हमारा कोर हो गया, ये वाला एरिया कोर हो गया। खैर रेड में रेड दिखेगा नहीं, एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हम ब्लू ले लेते हैं, सो इट इज़ विजिबल राइट। सो ये हो गया सबसे पहले हमारा कोर की जस्ट बाहर होता है हमारा ये रेडिएटिव जोन, और उसके ऊपर होता है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन आप इसको ऐसे समझो जैसे हमारे अर्थ का क्रस्ट, मेंटल एंड कोर होता है ना, उस तरीके से समझो। तो क्रस्ट के ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा यहाँ पे फोटोस्फेयर है। फोटोस्फेयर पे ही हमारे सन स्पॉट्स हैं, जैसे कि फोटोस्फेयर पे हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज एंड डिप्रेशंस हैं, ठीक है। उसके बाहर ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये फोटोस्फेयर के ऊपर जहाँ पे इजेक्शन हो रहा है प्लाज्मा का, वहाँ पे डिफरेंट हमको फ्लेयर्स दिखाई देती हैं, क्रोमोस्फेयर दिखाई देता है, कोरोनल होल, प्रोमिनेंस, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो ये सोलर एक्टिविटीज़ का पार्ट है। सोलर एक्टिविटी अगर हम कोई चीज़ बोले तो क्या हुआ, मतलब कि सन का जो मैग्नेटिक फील्ड और उससे एसोसिएटेड फिनोमिनाज हैं, जैसे कि सन स्पॉट हो गया, फ्लेयर्स हो गया, सोलर विंड हो गया, कोरोनल मास इंजेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये जो सन से बाहर ये मटेरियल निकल रहा है, सन से जो वेव निकल रही है, सन का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये सारी चीज़ें कम या ज़्यादा होती है। जब मैं बोलूँ कि मिनिमम सोलर एक्टिविटी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये सब सोलर स्पॉट, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, ये सब अभी कम मात्रा में चल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि सोलर मैक्सिमम एक्टिविटी में चल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अभी बहुत ज़्यादा सन स्पॉट्स हो रहे हैं, सोलर विंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, बहुत फ्रीक्वेंटली हो गई है, और यहाँ पे इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन है इसका इम्पैक्ट अर्थ पे भी पड़ता है, यू नो, बिकॉज एवरीथिंग हमारे यहाँ पे सन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, एज यू नो राइट। सो और ये जो फ्लक्चुएशंस हैं दिस माइट बी फ्रॉम सेकेंड्स टू बिलियंस ऑफ ईयर्स, डिपेंड करता है। सन में जो जनरली साइकिल होता है वो 11 साल का साइकिल होता है। और जब कोई एस्ट्रोनॉमर, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, हाइबरनेशन में जा रहा है, या अगर किसी ने बोला कि स्लो डाउन आ रहा है, स्लो डाउन का मतलब ये नहीं है कि सूरज धीरे धीरे बंद हो रहा है, वो तो इवेंचुअली वंस अपॉन अ टाइम वो वाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। वो तो एवरी स्टार हैज़ अ डेथ ऑल्सो, दैट्स अ टोटल डिफरेंट स्टोरी। और वो तब तक होगा जब तक तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बट द पॉइंट इज़ कि अगर बोला जाए कि स्लो डाउन हो रहा है तो स्लो डाउन का मतलब ये नहीं है कि उसके कोर में एक्टिविटी रुक गई है या फिर वो धीमा पड़ गया है, ढीला पड़ गया है। नो, इसका मतलब यही है कि ये जो सन स्पॉट, फ्लेयर्स या सोलर विंड या कोरोनल मास इंजेक्शन है, ये सब थोड़े कम हो गए हैं। जनरली अगर 90% तक हमको दिखाई देती है इनकी मात्रा, तो अभी हमको 70% या 60% तक दिखाई दे रही है। 60 भी मैं बहुत कम बोल दिया है मैंने, तो ये होता है कम। अब देखो पर्टिकुलरली सन स्पॉट्स क्या होते हैं। सन स्पॉट्स ना डार्कर एरिया होता है और ये कूल होता है। आसपास का जो टेम्परेचर है सन स्पॉट के अंदर वो लगभग 5800, हम मानते हैं कि 6000 डिग्री केल्विन के आसपास का फोटोस्फेयर मतलब जो सबसे ऊपर लेयर हमको दिखती है जब हमने सन को देखा, तो वहाँ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो सन स्पॉट्स, जो ब्लैक डॉट्स या पिम्पल्स ऑफ सन होते हैं, इसका टेम्परेचर लगभग 38 to 4000 केल्विन होता है। 6000 डिग्री केल्विन और 4000 डिग्री केल्विन के अंदर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 2000 का है। अभी आप बोलोगे कि 2000 इतना ज़्यादा नहीं है, हालांकि 4000 डिग्री केल्विन भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम देखें, इसको अब इम्पैक्ट ऑफ ल्यूमिनेंस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर आप दो ब्राइट, जैसे कि मैं फिर से कोयले का एग्जांपल लूँगी। अब अगर कोयले को कभी एकदम तेज़ी से भभकता होता है ना, तो देखना उसमें आपको ना ऐसे कहीं कहीं पे कोयला एकदम ऐसे काला काला मिलेगा, जहाँ पे लगेगा कि वहाँ से आग नहीं निकल रही है, वो साइलेंट है। तो उस एरिया पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है। कम नहीं है, हाथ मत लगा ना, हाथ जल जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। इसकी वजह से वो कंपैरेटिवली डार्कर दिख रहा है।
एकदम एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं बता रही हूँ मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके रिलेवेंस बता रही हूँ कि देखो ऐसे जिस तरीके से दिखता है वैसा वहाँ पे है, टेम्परेचर कम है। और सन स्पॉट जो है वो बहुत बड़े होते हैं, दे कैन बी अप टू 16 किलोमीटर टू 1,60,000 किलोमीटर्स टू 50,000 किलोमीटर्स, बहुत बड़े होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात सन स्पॉट्स की क्या है कि यहाँ पे इंटेंसिफाइड मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ होती है, कॉन्सनट्रेटेड मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है। और ये इतने, जब हम बोलते हैं कि सन स्पॉट्स में ये सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी करते हैं, यहाँ का टेम्परेचर होता है लो, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा। तो सन स्पॉट्स कभी ऐसे मानो कि फिर आप बोलोगे कि मैम ऐसे एग्जांपल दे रही है, बट मैं आपको सिर्फ एक रेलेवेंस, मतलब आपको सबसे ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि आपको पिंपल हो गया, कभी कभी हम क्या करते हैं कि पिंपल को फोड़ते हैं, तो देयर इज अ सडन फ्लो ऑफ द एनर्जीज तो मटेरियल, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से सन स्पॉट के अंदर भी देयर इज अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन यहाँ पे सन स्पॉट पे है, जो रिवर्स पोलैरिटी की होती है, वो टेंगल्ड क्रॉसिंग वगैरह होती है, तो उसकी वजह से सन स्पॉट सडनली इरप्ट होता है। सन स्पॉट जो है इनको जनरली काउंट करने का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है कि टेलीस्कोप से देखो सन स्पॉट्स काउंट कर लो, लेकिन हर कोई सन स्पॉट जो है वो काउंट भी नहीं होता है और ये मूवेबल होते हैं। अगर आपने आज इसको यहाँ पे देखा है तो ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद, 1 साल बाद आपको ये यहीं दिखाई देगा, क्या ये मूव करता रहता है ये, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्टिविटी है, ये कोई ऐसे खड्डा नहीं खोदा है, डिप्रेशन नहीं है, दिस इज अ मैग्नेटिक एक्टिविटी। एक ऐसा पर्टिकुलर इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ एंड कन्वेक्शन की वजह से एक ऐसा एरिया सन पे बन गया है जिसका जो टेम्परेचर है वो वहाँ के कंपैरेटिवली बहुत कम है, बहुत कम मतलब 2000 डिग्री केल्विन के आसपास कम है। तो ये ना मूव करता रहता है। जब ये मूव करता है तो ये या तो नदन पोल के पास होगा, सन के नदन पोल के पास होगा, या सन के साउथ पोल के पास होगा, या इक्वेटर के पास होगा, या फिर हम बोल दें कि आज ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। लेकिन अभी जो हमको दिखा है इस बार वाला जो सोलर साइकिल के अंदर, ये इक्वेटर के पास में है, तो इसको हम इक्वेटेड सोलर साइकिल बोलते हैं। अच्छा, इसके अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं कि जब नदन या सदर्न पोल में होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है। इस तरीके से ये सोलर जो फ्लेयर है, सन स्पॉट है, ये दिखता है। ये देखो इसके ग्रैनुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाला जो एरिया ये डार्क है, इसका टेम्परेचर और भी कम होता है और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये निकलता रहता है। ये इस तरीके से सन पे अलग अलग जगह पे इस तरीके सोलर स्पॉट्स दिखाई देते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, डॉट डॉट डॉट, कुछ काफ़ी बड़े होते हैं। जनरली आपको एक क्लस्टर के अंदर दिखाई देते हैं, मतलब मोस्टली जो बड़े बड़े होते हैं वो एक क्लस्टर में दिखाई देते हैं। अगर हम जुपिटर एंड अर्थ के साथ कंपेयर करें, लुक एट द लोकेशन ऑफ अर्थ। अर्थ सन का इतना बड़ा लोकेशन है और अर्थ कहाँ पे है, ये रहा छोटा सा ब्लू डॉट जो आपको दिख रहा है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज जुपिटर। तो ये सन स्पॉट्स इतने बड़े होते हैं कि इसमें कोई हजारों, लाइक हंड्रेड्स ऑफ अर्थ जो है इसके अंदर समा जाएंगी। मतलब इसका जो मिनिमम, अगर आप बोलो कि भाई ये तो बहुत ही छोटा सन स्पॉट है, ये तो निग्लिजिबल है सन के कंपैरेटिव में, लेकिन अर्थ उसमें आराम से समा जाती है। बट अंडरस्टैंड द फिजिक्स बिहाइंड द सन स्पॉट। सन स्पॉट्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, मैंने आपको दिखाया था, एक डार्क पार्ट है और एक उसके ऊपर थोड़ा लाइटर पार्ट था। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं अम्ब्रा। अम्ब्रा जो है वो डार्केस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे जो वर्टिकल एक्टिविटीज़ होती है वो बिल्कुल वर्टिकल, मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो बिल्कुल वर्टिकल होती हैं। वर्टिकल मतलब सन के सर्फेस के बराबर वर्टिकली चल रही है, सब ठीक है। लेकिन इसके सराउंडिंग में जो पेनम्ब्रा होता है, ये वाला एरिया, दिस एरिया, ये पेनम्ब्रा जो है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। टेम्परेचर भी एम्ब्रा जो सेंट्रल पार्ट है, जो डार्केस्ट हमको दिख रहा है, इसका टेम्परेचर 3000 से 4000 केल्विन के आसपास होता है। लेकिन जो पेनम्ब्रा है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई होता है। इसके अलावा आपको छोटे छोटे सन स्पॉट्स भी दिखेंगे, इनको हम पोर्स बोलते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक कि सन स्पॉट की क्या मैकेनिज्म है। सन स्पॉट्स ना, सन का एक पर्टिकुलर रिदम होता है, मतलब लाइक जैसे बोलते हैं कि हर 11 साल के अंदर सन के साइकिल्स हैं वो आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी पोलैरिटी फ्लिप हो जाती है, मतलब प्लस माइनस एंड माइनस प्लस बन जाता है। तो ऐसे में ये और कैसे पता चलेगा मुझे, ये पता चलता है मुझे सन स्पॉट्स के थ्रू। सन स्पॉट्स जो हैं इनको हम इसीलिए इनको सन स्पॉट साइकिल भी बोलते हैं। पता कब चला, सबसे पहले आई चिंग चाइनीज़ के अंदर 800 BC के अंदर इसका मेंशन मिलता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है हमारे पास। उसके बाद में 1609 और उसके ऑनवर्ड्स के अंदर गैलीलियो, क्रिस्टोफ साइनर, इन सब लोगों ने धीरे धीरे सन को स्टडी करना स्टार्ट करा। तो उन्होंने देखा कि यार सन में ना कुछ ब्लैक स्पॉट है, कुछ ब्लैक डॉट है। तो उन्होंने उस ब्लैक डॉट को पढ़ना स्टार्ट करा। फिर क्या करा कि वो पढ़ रहे थे, उनकी स्टडी आगे हुई तो किसी ने बोला भाई मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है ब्लैक डॉट। फिर किसी ने बोला मुझे वहाँ नहीं, वहाँ दिखाई दे रहा है।
तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो स्टडी हुई वो सारी एक साथ में आई। तो सबसे पहले जो अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस है कि इसका साइक्लिक नेचर है कि एक साइकिल में आता है, आज दिखाई दे रहा है, अगला 10 साल बाद दिखाई देगा। तो ये सबसे पहले क्रिस्टियन, एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर थे क्रिस्टियन हॉरिपो, ये नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ ऐसे इंटरेस्टिंग के लिए बताया है कि उन्होंने सबसे पहले देखा कि यार ये सन स्पॉट्स ना आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। उसके बाद 1843 के अंदर हेनरिक शोबर थे, इन्होंने फिर से डिस्कवर करा। फिर रुडोल्फ वुल्फ थे, ये रुडोल्फ वुल्फ ना बड़े सही आदमी थे। रुडोल्फ वुल्फ ने क्या करा, इन्होंने ये पक्का टेलीस्कोप पे बैठ गए, इन्होंने बोला मैं करूँगा, मैं खुद ऑब्जर्वेशन करूँगा कि मैं देखता हूँ कभी ये साइकिल्स आता है नहीं आता है। तो उन्होंने खुद ऑब्जर्वेशन करी और इस चीज़ का पता लगाया कि हर 11 साल के अंदर ये साइकिल्स आते हैं। एक मैथमेटिकल मेथड इन्होंने बताया जिससे आप नंबर ऑफ सन स्पॉट्स को काउंट कर सकते हो। जस्ट इमेजिन इन्होंने कितने साल दिए होंगे स्टडी के लिए। तो इसीलिए इनके बेसिस पे ही इनको ना वुल्फ नंबर बोलते हैं कि जितने टोटल नंबर ऑफ सन स्पॉट्स आपको कितने दिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं वुल्फ नंबर। वुल्फ ने 1755 से 1766, 11 साल है ना ये, तो यहाँ पे इस साल से 1755 से पहला सोलर साइकिल स्टार्ट करा था, तो हमने इसको साइकिल 1 नाम दिया था। उसके बाद से हर 11 साल के अंदर साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4 इस तरीके से चलता है। अभी करंटली जो दिसंबर 2020 में चालू हुआ है वो है साइकिल 25। साइकिल 25 के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो सन है वो हाइबरनेशन में जा रहा है। 2020 में जो साइकिल 25 आया है इसमें साइकिल चॉइस जो पहला साइकिल था 11 साल का, अभी ये वाला जो साइकिल चल रहा है साइकिल 25, ये 11 साल तक चलेगा। मतलब 2020 में चालू हुआ है तो कब तक चलेगा, 2030-31 तक चलेगा ना। तो अभी इसके अंदर ज़्यादा सन स्पॉट्स हैं। ज़्यादा सन स्पॉट्स का मतलब क्या हुआ है, देखो इसको बड़ा सिंपल समझो, दिस इज़ वेरी सिंपल। ज़्यादा सन स्पॉट्स का मतलब क्या हुआ कि हमको सन के ऊपर ऐसे एरिया ज़्यादा हैं जहाँ पे टेम्परेचर सन का कम है, इस तरीके से, ठीक है। प्लस ये सन स्पॉट्स क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लेयर्स, ये सोलर फ्लेयर्स को इरप्ट करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग सोलर एक्टिविटी दिखाई देगी हमको। दिस साइकिल इज स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस साइकिल। और स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स, ज़्यादा सोलर रेडिएशंस, विच मीन्स कि अपने को ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये इंटरनेशनल सन स्पॉट नंबर रिकॉर्ड करे गए, जिनको हम सन स्पॉट नंबर को हम क्या बोलते हैं, वुल्फ नंबर भी बोलते हैं। एज यू कैन सी कि ये पिछला वाला साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल 24 है, साइकिल 25 यहाँ पे आएगा जिसके अंदर इंक्रीज नंबर आएंगे। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसमें अप एंड डाउन होता है। इसमें कोई एक कांस्टेंट नंबर नहीं है कि हर साल 150, 200, 400 साइकिल से आएंगे क्या। समटाइम्स इट कैन बी 150, समटाइम्स इट कैन बी 250, इट टोटली डिपेंड्स। तो अब क्वेश्चन आप ये पूछोगे कि क्या क्यों ज़रूरी है, सन इतना दूर है, मिल तो रही है सोलर हमको इंसोलेशन, आराम से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सब जी रहे हैं, सब चल रहा है, दैट्स ट्रू, बट वी हैव मोर थिंग्स। जितनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमने बना ली है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, उतनी ज़्यादा सोलर फ्लेयर का इम्पोर्टेंस हमारे पास है। क्योंकि दिसी सोलर वेदर जो होता है ना, कि सोलर फ्लेयर कितना है, सोलर फ्लक्स कितना होगा, इन सब का स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट थिंग टू नो कि सन वर्क कैसे करता है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड वी नीड टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसीलिए तो हम पूरा बिग बैंग का स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड प्रैक्टिकल रीज़न अगर हम देखें तो जो सोलर फ्लेयर इवेंट्स है, जो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, इसको हम CMS बोलते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन। ये CMS जो है ये जनरली सोलर मैक्सिमा के टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकता है। देखो क्या होता है कि ये जो सोलर फ्लेयर या जो सन से जो फ्लेयर्स या ये अभी कुछ दिन पहले जब हम वॉयेजर की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सोलर इन्फ्लेक्स निकलती है, राइट, जैसे कि इंटरस्टेलर फ्लेयर्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। सन से जो सोलर फ्लेयर निकल रही है वो चार्ज्ड पार्टिकल है। ये चार्ज्ड पार्टिकल जब आपके स्पेसक्राफ्ट से, जब आपके सैटेलाइट से, जब आपके ग्राउंड बेस्ड पावर सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। लेटर दिस इज़ वेरी वनरेबल, लाइक पर्टिकुलरली जो ग्राउंड बेस्ड पावर सिस्टम होता है ना, ये प्रोटेक्टेड नहीं होता है, ये बहुत वनरेबल होता है सोलर रेडिएशन में, जो पूरे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देता है और जो लॉन्ग पावर लाइन्स होती हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। 1989 में नासा ने रिपोर्ट करा था क्यूबेक कनाडा के अंदर इसी तरह के जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है, जो सन की वजह से आया है, जो सोलर फ्लेयर की वजह से हमारा मैग्नेटिक पूरा डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से जो लार्ज ग्रिड ट्रांसफॉर्मर्स थे वो पूरा का पूरा क्यूबेक के अंदर बंद हो गया था।
और ये दिस इज़ जस्ट रिपीटिंग ऑफ द हिस्ट्री। इससे कई साल पहले 1859 सितंबर के अंदर एक कारिंगटन इवेंट हुआ था। कारिंगटन इवेंट क्या हुआ था, इसके अंदर बड़ी टेलीग्राफ सिस्टम में दिक्कत हुई थी। देखो अभी तो खैर टेलीग्राफ चलता नहीं है, आई एम नॉट श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ में वो बोलते थे बाबूजी तार आया है। तो ये बाबूजी तार आया में क्या होता था कि वो ऐसे जब ऑपरेट करते थे ना, तो ऑपरेट में उनमें वो बैटरीज लगाते थे। तो वहाँ पे जब ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आया तो टेली ऑपरेटर्स ने क्या करा कि उन्होंने बैटरी निकाल दी। उन्होंने बैटरी निकालने के बाद भी स्ट्रॉम की वजह से जो करंट इंड्यूस हो रही थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि द टेलीग्राफ वाज वर्किंग, दे कुड वर्क इवन दो दे टुक आउट देयर बैटरीज आउट, है ना। तो अभी तक का ये 1859 1859 का सबसे ज़्यादा पावरफुल कोरोनल मास इंजेक्शन रिकॉर्ड करा गया है। इफ़ ए कैरिंगटन लेवल इवेंट वर टू हैपन अभी भी, तब तो देखो 1859 में ना इतने हमारे पास सैटेलाइट, इतने मोबाइल फ़ोन, इतने लैपटॉप्स, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था। आज हमारे पास बहुत है। तो आज अगर इतना कैरिंगटन लेवल का इवेंट होता है तो दिस मीन्स कि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन लेके आएगा। और ये तो बात हो गई सामान की, जान को भी खतरा है। देखो जैसे कि हम लोग अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है या मून का या जो मार्स का हो गया, इट कुड ऑल्सो बी डेंजरस। जैसे नासा जो आर्मिटीज भेज रहा है जिसके अंदर वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा, तो ये एस्ट्रोनॉट्स जब बाहर जाएंगे तो वो अर्थ के प्रोटेक्शन सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, विच मीन्स उनके स्पेस सूट्स जो हैं वो सिर्फ एक लिमिट तक सोलर फ्लेयर जो आ रही है उसको ही वो हैंडल कर पाते हैं। स्पेशली जो स्पेस क्राफ्ट जाते भी हैं वो भी एक लिमिट तक सोलर फ्लेयर को, मतलब ये डिपेंड करता है। जैसे अगर सोलर मिशन है तो उसको उस तरीके से बनाया जाएगा, जैसे आर्मिटीज़ है वो दूर का मिशन है, वो मेन मिशन है तो उसको अलग तरीके से बनाया जाता है, तो उनको भी डेंजर है। तो ये अभी आप देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से ये सोलर फ्लेयर जो है ये अर्थ को इम्पैक्ट करती है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। सी ये सन है, यहाँ पे सडनली ये जो ये दिख रही है आपको कोरोनल मास इंजेक्शन, ये है कोरोनल मास इंजेक्शन सोलर फ्लेयर। जब ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से आके टकराती है तो हमको यहाँ पे ऊपर अरोरास दिखाई देते हैं, बट थैंक्स टू अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कि ये हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है इसके साथ में। बट दिस, ये देखो इस तरीके से ये अरोरास बनते हैं यहाँ पे, बट दिस डेफिनेटली हैज़ द पोटेंशियल कि ये हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को और सैटेलाइट्स को पूरा फेल कर सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न दैट वाई वी नीड टू स्टडी। और इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूसली सन के वॉच करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये हमको पावर देता है बल्कि इट कैन एक्चुअली डिस्टर्ब आवर लाइव्स ऑल्सो। वेल दिस वॉज इट। आई होप आपको समझ आया होगा कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं, हाउ सन इज गोइंग इनटू हाइबरनेशन एंड स्पेशली सन का इंटीरियर क्या है। सो दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन little_simple_buddha, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, बी वेरी 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 केयरफुल। आई होप आपने वैक्सीन लगवा ली हो। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, डू सम मेडिटेशन, स्टे हैप्पी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।